हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक्स निर्धनता एक चुनौती। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इस चैनल से संबंधित एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। देखते हैं इस चैप्टर में ये एनसीईआरटी बुक्स है, उसमें क्या समझाया गया है। पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ का नाम है निर्धनता एक चुनौती। इसमें जो बताया गया है, इसमें जो कहा गया है कि जो स्वतंत्र भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रही है वो यही थी कि निर्धनता को कैसे दूर किया जाए। तो इस पाठ में भारत और विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों और निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से इसको समझाया गया है। इस पाठ में ये दिया गया है। शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता में अंतर भी होता है। आपने देखा होगा जो नियमित श्रमिक नहीं है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में, उनके पास आमतौर पर 4-5 महीने काम होता है। इसके बाद उनके पास उस समय जब तक उनके पास काम होता है तो तब तक उनके पास ज़रूरतों की जो आवश्यक चीज़ों के लिए है उसकी पूर्ति करते रहते हैं। लेकिन जब काम नहीं होता साल के लगभग आधे टाइम तक, तो फिर वो परेशान होते हैं, उनको न्यूनतम आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती। तो इस चित्र में देखिए समझाया गया है कि लोग छोटे मोटे काम कर रहे हैं, यानी कि वो संगठित क्षेत्र का काम नहीं, बड़ी कंपनी में काम करना, अच्छी एजुकेशन करके वो अलग होता है। वहाँ काफ़ी कुछ लिमिटेड कंपनियों में कुछ नियम कानून होते हैं और वो आपको एक निश्चित सैलरी देते हैं, निश्चित टाइम के लिए आपको करते हैं, तुरंत सस्पेंड नहीं कर सकते, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है। लेकिन जो छोटे मोटे काम है, जैसे चाय का कोई काम कर रहा है, अवैध रूप से कहीं लगा रखा है और उसको हटा दिया गया पुलिस के द्वारा, तो वो हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर क्या होते हैं, उनको कुछ महीने काम मिलता है और गर्मियों में फिर इसके बाद बारिश का जो शुरुआत के बाद बारिश का जो बीच का पीरियड उसमें वो खाली रहते हैं। छोटे मोटे काम करने वाले घरेलू नौकर, इनको जो है बहुत सारी निर्धनता की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये इस चित्र में समझाया गया है। इसके बाद देखिए ग्रामीण निर्धनता के बारे में बताया गया कि लखा सिंह एक छोटे से किसान हैं। उनके पास इतनी खेती नहीं है कि वो अपनी खेती सिर्फ अपने खेत से अपना खर्चा चला सके, तो दूसरे के खेत लेते हैं, मेहनत करते हैं या दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करते हैं। तो ये सब लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पाते। तो एक किसान देखिए यहाँ पे एक चित्र के द्वारा समझाया गया है। किसान जो है काम मेहनत कर रहा है काफ़ी, लेकिन वो सोच रहा है कि क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा। ये इसका सोच है। देखिए कितने कम पैसे हैं कि वो नए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। तो बचत के नाम पे वहाँ नहीं है, पूरा परिवार। कृषि की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और वहाँ पर देखते हैं कि आप जो है छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी एक ही काम को 5-6 लोग कर रहे हैं, पूरा परिवार कर रहा है, जबकि उससे 2 लोग भी कर सकते हैं। तो अगर उस आय को 5 लोगों में डिवाइड किया जाए तो बहुत कम निकल के आती है। अब देखिए निर्धनता के जो मामले किए गए ग्रामीण क्षेत्र में खासकर, तो उसमें क्या कारण निकले हैं। भूमिहीनता, यानी कि जनसंख्या बढ़ने से भूमि तो बढ़ी नहीं है, एरिया तो उतना ही है भारत का, तो भूमि कम होती गई है। तो भूमिहीनता की स्थिति है। 1-2 बीघे की ज़मीन को आप भूमिहीनता में मान सकते हैं। 1 एकड़ से कम, यानी 4 बीघे से कम, अगर लगभग 3 बीघे से कम है तो वो भूमिहीन ही माना जाता है। फिर बेरोजगारी, सबको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। परिवार का आकार, भारत में औसत परिवार का आकार काफ़ी बड़े हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में और गरीब लोगों में। शहरी गरीब बस्तियों में भी बहुत ज़्यादा परिवार का आकार है। किसी बस्ती में 4-5, 6-6 बच्चे भी मिल जाते हैं। निरक्षरता, पढ़े लिखे भी नहीं है कि उनको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिले। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, अब चूँकि आय नहीं है तो वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख पाते, कुपोषित हो जाते हैं। बाल श्रम, छोटे बच्चों को एक काम में लगा देते हैं। अब छोटे बच्चों को हम सभी जानते हैं कि बहुत कम पैसे में दिया जाता है और उनसे एक बड़ा वयस्क के बराबर काम लिया जाता है, एक आम आदमी की तरह काम लिया जाता है, लेकिन उनको पैसे कम दिए जाते हैं। तो ये बाल श्रम की एक समस्या है। असहायता, मतलब हेल्प नहीं दी जाती किसी के द्वारा, न समाज के द्वारा न गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब विशेष कारण है। फिर अगला जो है इस पाठ में समझाया गया है कि असुरक्षा कैसे, कि जैसे मान लीजिए कोई जातिगत रूप से कमज़ोर है, कोई विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है ना,
जिनको पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर कम हैं, जिनके पास निजी परिसंपत्तियाँ कम हैं, उनको जो है एक असुरक्षा की भावना रहती है। सामाजिक अपवर्जन ये एक जाति व्यवस्था से संबंधित है कि कुछ लोगों को जो है ये खासकर SC/ST में आपने देखा होगा कि बस्तियों में उनको सामाजिक अपवर्जन कर लिया जाता है। उन्हीं के सामाजिक वर्ग के लोग जो पैसे वाले बन जाते हैं या जॉब में चले जाते हैं, वो उनसे संबंध नहीं रखना चाहते, तो ये एक सामाजिक अपवर्जन की स्थिति बन जाती है। अब देखिए निर्धनता रेखा कैसे माना जाएगा कि कौन व्यक्ति निर्धन है कौन नहीं है, तो उसके लिए निर्धनता रेखा का एक अवधारणा बनाई गई है। ठीक है, तो एक तो निर्धनता रेखा एक कैलोरी स्तर के बारे में कि उनको खाने पीने की चीज़ कम कैलोरी मिल रही है कि अधिक कैलोरी, एक वो। दूसरी चीज़ आय, इनकम कितनी हो रही है, तो इस टाइप से दो विशेष रूप से है। अभी इस समय विश्व बैंक क्या करता है कि $1.9 प्रति व्यक्ति आय जिससे कम जिसकी होती है $1.9 ये लगभग $2 मान लीजिए आप, $2 से कम है तो क्या उसे $2 प्रतिदिन, यानी कि आप समझ सकते हैं 140 रुपये, 70 रुपये का डॉलर है अगर आज, तो 70 × 2 कर दीजिए, 140 रुपीज़ इतनी पर डे अगर कमा रहा है तो कम से कम वो उस गरीबी रेखा से ऊपर है। तो देखिए निर्धनता के अनुमान देखिए 1993 से 94 के बीच में 45% थी, फिर 2004-05 में 10 साल बाद किया गया तो 37.2 थी, और फिर 2011-12 में किया गया तो ये 22% आ गया है। तो लेटेस्ट क्या है 2011-12 में भारत की कुल जनसंख्या का 22% गरीब जनसंख्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पे समझाया गया वही बात जो मैंने बताया था। तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, उसने अनुमान लगाया था, तो इसमें देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है, ये चीज़ आपको समझना प्रतिशत में। 1993 में 45%, 37% 2004-05 में, 9-10 में 30%, और 11-12 में जो किए थे सर्वेक्षण किया गया था उसमें 22%। तो वर्तमान में लेटेस्ट क्या है 22%। असुरक्षित समूहों में वही बताया मैंने, SC/ST, विधवा और विकलांग लोग जिनको अवसर कम मिलते हैं। अब देखिए ये बताया गया कि गरीबों में कैटेगराइज किया गया कि कौन सबसे ज़्यादा गरीब है। असुरक्षित समूह जो गरीब हैं और असुरक्षित समूह में के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये समझाया गया कि सबसे ज़्यादा भारत में जो भारतीय निर्धनता तो टोटल देखा जाए तो 22% है, लेकिन और कैसे कैसे हैं उनमें किसका, गरीबों में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे समझाया गया। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति ST के लोग लगभग 43% गरीब हैं, SC के लगभग 30% यानी 29% वो गरीबी की रेखा में हैं। अनियमित कृषि श्रमिक जिनके पास ज़मीन नहीं है वो 34% हैं, और अनियमित गैर कृषि श्रमिक शहरी श्रमिक वो भी 34% है। तो ये 34% है जिनके पास काम नहीं है, और इसमें ST और SC काफ़ी गरीबी की संख्या में पाए गए हैं। तो अब देखिए मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियमित आय में अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूँगा। ये एक मज़दूर की कहानी है जिसमें मज़दूर ये क्या सोच रहा है, ये शहर में मैं रहता हूँ, अब ये खिलौने वगैरह लेके आया, लेकिन वो कह रहा मैं शहर में रह के भी पर्याप्त पैसा नहीं प्राप्त कर पाता, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूँगा। एक अच्छे विद्यालय की फ़ीस काफ़ी होती है और उस बच्चे भी काफ़ी देख रहे हैं आपको इस। एक तो मैंने बताया पहले कि जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय डिवाइडेड बाई, प्रति व्यक्ति आय निकलती है टोटल आय डिवाइडेड बाई जनसंख्या। तो अब जिसके परिवार में संख्या ज़्यादा होगी और वो इनकम कम, तो वहाँ पे गरीबी आना स्वाभाविक है। तो इस चित्र से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर इन तीनों बच्चों का एडमिशन करा दिया गया तो फीस देना मुश्किल हो जाएगा, फिर इनको खाना पीना भी है, कपड़े भी पहनाना है, तो ये सब चीज़ें देखनी है। शिवरमन की कहानी है कि एक तमिलनाडु के और अनियमित कृषक है, वो 160 रुपये कमाता है, लेकिन फिर भी वो चूँकि उसको हमेशा काम नहीं मिलता, केवल 5-6 महीने मिलता है, इसलिए वो गरीब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि काम पूरे दिन मिले और रेगुलर मिले तो गरीबी काफ़ी कुछ संख्या में कम की जा सकती है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य की बात की है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें ये समझाया गया है कि $1.9 से कम जीवन निर्वाह करने वाले प्रतिदिन वो गरीब हैं। ये आप उसको याद रखें। फिर इसके बाद देखिए
असुरक्षित समूह के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये आपको बताया जा चुका है। फिर इसके बाद इस बुक में समझाया गया है भारत के राज्य, कुछ चुनिंदा राज्य जहाँ पर निर्धनता अनुपात दिखाया गया। तो भारत का निर्धनता अनुपात मैंने बताया आपको कि ये भारत का निर्धनता, भारत जो है ये भारत है 21.9 यानी 22% तो टोटल भारत में सब मिला के है। लेकिन बिहार में 33.7 और बिहार, उड़ीसा और असम, ये 3 बड़े राज्य हैं। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है, कमेंट करके बताइए। इस चित्र में इसका उत्तर छिपा हुआ है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है गरीबी राज्यों में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे। और उत्तर प्रदेश में कितने % लोग गरीब हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 29.4। सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है, इसका उत्तर आपको बताना है। अब देखते हैं इसके बाद जो ये हमने देखा अभी 8वें नंबर पेज पे। फिर इसके बाद देखते हैं 9वें नंबर पेज पे, ये देशों की तुलना की गई है कि गरीबों की संख्या कहाँ कितनी है। ठीक है, तो नाइजीरिया में 53.5 करोड़ मिलियन से है, मिलियन का मतलब 10 लाख। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में प्रतिशतता है, ये प्रतिशत जो सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में है 53.5% लोग, बांग्लादेश में 14.8, भारत में 21.2% लोग गरीब हैं। तो अगर 21.2 गरीब हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इनको अगर हम जनसंख्या में डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या गरीबों की भारत में ही निकलती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर नाइजीरिया की अगर हम माने 11-12 करोड़ है और हमारे देश में 135 करोड़ है, तो उनका 50% से ऊपर भी जाके वो 5 करोड़ निकलते हैं। हमारे यहाँ 21.2 यानी कि लगभग 30 करोड़ लोग निकल आते हैं। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा आबादी जो नंबर में देखा जाए तो भारत में है, और वैसे नाइजीरिया में है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद ये एक चित्र समझाया गया कि कैसे नीचे आए हैं लोग, किस किस क्षेत्र में क्या क्या है। इसके बाद निर्धनता के कारणों के बारे में समझाया गया है। देखिए, निर्धनता का सबसे बड़ा कारण तो बेरोजगारी है और अधिक जनसंख्या है, ये 2 मेन कारण हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो छुपी बेरोजगारी है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार, वो सब आपको इसमें ध्यान है। निरक्षरता और अधिक जनसंख्या और बेरोजगारी, ये 3 प्रमुख कारण हैं। अब इसके बाद देखिए निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में इस चैप्टर में समझाया गया कि हम आर्थिक समृद्धि यानी अपनी GDP को बढ़ा सकें। इस समय तो आपने देखा कि माइनस में चली गई। और लक्षित निर्धनता रोधी कार्यक्रम, जो हमारे 22% लोग हैं कुल जनसंख्या के गरीब हैं, उनके लिए लक्षित प्रोग्राम अगर बना दें तो शायद हम जल्दी इसको ख़त्म कर सकते हैं। चीन ने इस दिशा में बहुत बढ़िया काम किए हैं। कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, मनरेगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ में समझाई गई हैं। भावी चुनौतियां क्या हैं कि अगर हमें वास्तव में कुछ करना है तो हमें एक तो जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात क्या है, शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन, ये सब देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम भी कुछ आगे बढ़ सके चाइना की तरह। चाइना एक अच्छा उदाहरण है, बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी वहाँ चूँकि रोज़गार नियमित रूप से मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कामकाजी है, तो इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ये अभ्यास प्रश्न है, ये इसमें काफ़ी अभ्यास प्रश्न है, 9 अभ्यास प्रश्न है, तो हम इनमें से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनको हम करते हैं। अभी इस पार्ट में हमने समझा कि निर्धनता एक चुनौती चैप्टर में क्या समझाया गया। तो NCERT बुक्स का ये विशेष तरीका है, इसमें समझाने की कोशिश की जाती है, तो आप इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर करता हूँ, इनको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।